हेलो नमस्कार। द फॉलो अप के तमाम दर्शकों का रोज़ाना के इस लाइव में स्वागत है। मेरा नाम संजय रंजन है और मेरे साथ मेरे दोनों सहयोगी मनोज पांडे और सनी शरद भी मौजूद हैं। आदर्श आचार संहिता में आप सभी का स्वागत है। झारखंड में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 23 नवंबर को किसकी सरकार बनेगी ये तय हो जाएगा। 2 चरणों में झारखंड का चुनाव होना है। 13 नवंबर और 20 नवंबर को मतदान होंगे। चुनाव आयोग और राज्य की जनता जिस तरीके से सोशल मीडिया पे जो पोस्ट किया जा रहा है चुनाव आयोग की घोषणा के बाद, अब यह कहा जा सकता है कि झारखंड और चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है। लेकिन सवाल जो हम कैप्शन में हमने लिखा है कि जो पॉलिटिकल पार्टियों में जो सीटों को लेकर के जो जीत है अब तक बनी हुई है, तब जबकि महज अब 1 महीना के आसपास का जो है समय बचा हुआ है, लेकिन अब तक सीट शेयरिंग को लेकर के जो है स्पष्टता नहीं है। एनडीए के तरफ से भले ही यह दावा किया जाता रहा है, बीजेपी के जो झारखंड चुनाव प्रभारी हैं, झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता विश्व शर्मा, उन्होंने 2 दिन पहले कहा कि लगभग सब कुछ तय है। लेकिन थोड़ी देर पहले जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद खीरू महतो का एक बयान आया है। वो यह बोल रहे हैं कि जेडीयू 10 से 11 सीटों पे चुनाव लड़ेगा और अब तक चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाई है, सहमति नहीं बन पाई है एनडीए गठबंधन में। वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस तब की यूपीए महागठबंधन वाली सरकार जो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही है, इंडिया अलायंस के भीतर भी अब तक कुछ स्पष्टता नहीं है। कांग्रेस पार्टी के तरफ से कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी हैं गुलाम मोहम्मद मीर, वो अलग तरीके से बयान देते रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश का अलग बयान आ रहा है। उसी गठबंधन में माले की भूमिका क्या होगी, माले के लोग भी संशय में हैं, अब तक वो भी स्पष्ट नहीं है। तो दोनों तरफ अगर देखा जाए तो इंडिया और एनडीए अलायंस में सीटों को लेकर के जीत जारी है। कौन कितने सीटों पे लड़ेगा, अब तक इसकी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। सवाल पूछे जाने पर जवाब तो यह मिल जाता है कि ये हमारी स्ट्रेटजी है, लेकिन आप देखिए कि महज 1 महीना का समय बचा हुआ है और ये किस प्रकार की स्ट्रेटजी है कि अब तक स्पष्टता नहीं है। तो सबसे पहला सवाल जो है सनी शरद से है और वो सवाल ये है सनी कि सबसे पहले कि हम लोग चर्चा शुरू कर दें कि कौन कौन और किस तरीके से जो है और किसके कारण अब तक सीटों को लेकर के स्पष्टता नहीं हो पा रहा है, चाहे वो एनडीए के भीतर हो या फिर इंडिया के भीतर हो। लेकिन उसके पहले आप ये बता दीजिए कि जो 2 चरणों में मतदान होना है 13 नवंबर और 20 नवंबर को, तो 13 तारीख को किन इलाकों में वोट पड़ेगा, किन किन विधानसभा क्षेत्रों में कितनी संख्या है और 20 तारीख को कहाँ पे है? देखिए, पहले चरण का जो मतदान होना है वो कुल 43 सीटों पर होना है और उसके बाद दूसरे चरण में 38 सीट पर होना है। और जो जादुई आंकड़ा है सरकार बनाने का वो 41 ही है जी। तो मतलब सरकार बनाने का जो आंकड़ा है वो पहले चरण में ही पूरा कर लिया जाएगा। और पहले चरण को आप कोडरमा से लेकर फिर इधर पूरा ये दक्षिणी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर, पलामू प्रमंडल, ये सभी प्रमंडलों को जोड़ दीजिएगा तो इतने सीटों पर है। इसमें 2 सीट को छोड़कर सिर्फ सिल्ली और सिसई, इसके अलावा लगभग सभी सीटों पर प्रथम चरण में ही चुनाव होना है। नाम चूंकि ज़्यादातर लोगों को पता चल गया, एक बार फिर से हम जल्दी से पढ़ के बता दें। कोडरमा से अगर शुरू करते हैं, कोडरमा जहाँ से अभी बीजेपी की विधायक नीरा यादव हैं, अभी कौन उम्मीदवार होगा चूंकि घोषणा नाम लेते जाइए सनी। कोडरमा, बरकट्ठा, बरही, बड़का गाँव, हजारीबाग, सिमरिया, चतरा, बहरागोड़ा, घाटशिला, पोटका, जुगसलाय, जमशेदपुर ईस्ट, जमशेदपुर वेस्ट, ईचागढ़, सरायकेला, चाईबासा, मझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, खरसावां, तमाड़, तोरपा, खूंटी, रांची, हटिया, कांके, मांडर, सिसई, गुमला, बिशनपुर, सिमडेगा, कोलेबिरा, लोहरदगा, मनिका, लातेहार, पांकी, डाल्टनगंज, विश्रामपुर, छतरपुर, हुसैनाबाद, गढ़वा और भवनाथपुर। इसमें ये पहले फेज की सूची है और इसमें खास बात ये है कि 28 में से 20
सीट पर, एसटी रिजर्व सीट पर पहले चरण में ही चुनाव हो जाना है। चूँकि आप सब जानते हैं कि झारखंड में 28 रिजर्व एसटी रिजर्व सीट है और सरकार बनाने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि 28 में से कौन सबसे अधिक सीट लाता है और उसी की लड़ाई इस बार ज़्यादा है। पिछली दफा 2019 में 26 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में आई थी। बीजेपी के पास सिर्फ 2 सीट खूंटी और तोरपा। सेकेंड फेज में जो चुनाव है ये संथाल परगना की सीटें हैं और कोयलांचल की सीटें हैं, जिसमें कि राजमहल, बोरियो, बरहेट, लिट्टीपारा, पाकुड़, महेशपुर, शिकारीपाड़ा, नाला, जामताड़ा, दुमका, जामा, जरमुंडी, मधुपुर, सारठ, देवघर, पोड़ैयाहाट, गोड्डा, महागामा, रामगढ़, मांडू, धनवार, बगोदर, जमुआ, गांडे, गिरिडीह, डुमरी, गोमिया, बेरमो, बोकारो, चंदनक्यारी, सिंदरी, निरसा, धनबाद, झरिया, टुंडी, बागमारा, सिल्ली और खिजरी 2 सीट जो छूटी हुई थी उधर की, वो इधर सेकेंड फेज में सबसे मतलब आप ये देखिए कि ये जो दूसरे फेज की वो सीटें हैं जो सारे महत्वपूर्ण चेहरे हैं, जो झारखंड की पॉलिटिक्स के सेंटर वाली चेहरे, अगर बरहेट देख लें, राजधनवार, सिल्ली या फिर इसमें बाबूलाल मरांडी की भी सीट है, हाँ, राजधनवार में वही अमर बावरी की भी सीट है, हाँ, तो सभी सीट सेकंड में हेमंत सोरेन की भी सीट, ताकि फर्स्ट सीट में आप जाके हेमंत सोरेन दूसरे के लिए दूसरे फेज फेज में ही है कि आप पसीना बहा लीजिए। सुदेश महतो की भी सीट है, सभी बड़े चेहरे, ज्यादातर बड़े चेहरे। कल्पना मुर्मू सोरेन की भी जो सीट है वो दूसरे फेज में है। हाँ, तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। अब सवाल ये है कि जो 19 में जो चुनाव हुए थे वो 5 चरण में चुनाव हुए, अभी 2 चरण में चुनाव हो रहे हैं, तो सवाल इसको लेकर भी खड़ा हो रहा है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में था उसमें बताया गया कि पहले क्या स्थिति थी। पहले ऐसा था कि 19 संवेदनशील और 13 अति संवेदनशील डिस्ट्रिक्ट थे, नक्सलवाद से प्रभावित इलाका था, तो 2 चरण कराए जाने का मतलब है कि नक्सलवाद कम हुआ। अब क्रेडिट लेने की बात जहाँ तक है कि पिछली सरकार में नक्सलवाद पर बहुत काम हुआ, इस चूँकि वर्तमान सरकार है तो ऑटोमेटिक क्रेडिट इस सरकार की भी जाएगी कि नक्सलवाद जो है अपने खात्मे की ओर है, कमर टूट गई है। हेमंत सोरेन बोलते भी हैं कि बूढ़ा पहाड़ पे कोई नहीं जा पाया था। एक तो ये बात हो गया कि 2 चरण का। दूसरी बात है कि 2 चरण के चुनाव होने से खास करके जो रीजनल पार्टियां हैं जिसके पास जो संसाधनों की कमी है, चेहरे की कमी है, हालांकि देखिए इंडिया अलायंस में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता हैं, लेकिन एक तरह से जो बड़ा चेहरा झारखंड में है वो हेमंत सोरेन ही है। और अब हेमंत सोरेन के जिम्मे होगा कि वो फर्स्ट चरण से लेकर सेकेंड चरण, मतलब आप समझिए कि 13 तारीख से चुनाव शुरू है, 20 तारीख को 7 दिन के अंदर उनको पूरा झारखंड नापना है, कितनी जगह दौड़ना होगा। अब हालांकि कल्पना सोरेन भी एक चेहरा के तौर पर निकल कर सामने आई हैं, मंत्री हैं, कितना वो प्रभाव छोड़ पाएंगे, नहीं राहुल गांधी आते हैं सभा करने, तो प्रियंका गांधी आती हैं सभा, और बीजेपी के पास देश भर के जो खास करके बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो पहले से चुनाव की घोषणा के पहले से ही जो है पूरी ताकत लगा चुके हैं। तो अब किसको फायदा होगा किसको नुकसान, ये तो बाद में एनालिसिस किया जाएगा। लेकिन 2 चरण के चुनाव में जरूर अब जो हेक्टिक शेड्यूल है नेताओं का वो तो जरूर हो जाएगा। और मुझे लगता है नेताओं का नहीं, हम जैसे पत्रकारों की भी मुश्किलें बढ़ेंगी, संसाधन की कमी से तो हम लोग भी जूझ रहे हैं, कैसे कवर कर पाएंगे वही हम लोग भी प्लानिंग कर रहे हैं। पांडे जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये तो झारखंड गठन के बाद ये पहली दफ़ा होगा कि मात्र 2 फेज में इलेक्शन होने जा रहा है झारखंड में? बिल्कुल पहली बार होगा, क्योंकि हर बार यहाँ पे सब जब भी पत्रकार सवाल करते थे इतना थकाऊ पकाऊ इतना फेज में, तो यही कहा जाता था कि ये भाई नेचुरल नहीं है, मतलब बहुत तरीके से आप तो एक रास्ता बूथ ये भी है और दूसरा नक्सल प्रभावित इलाका, तो ये मान सकते हैं कि अब चुनाव आयोग ने भी मान लिया कि झारखंड में नक्सलवाद में काफ़ी कमी आई है, इसी वजह से 2 चरण में कराया जा रहा है। और इससे कई स्टेट ऐसे भी हैं जिससे कई गुना अधिक सीट है झारखंड में, वहाँ एक ही फेज में है, अभी आप 7 का ही देख लीजिए। बिल्कुल। तो ये पहली बार है। अब इसका असर क्या होगा जनता पे, इसका असर क्या होगा पॉलिटिकल पार्टी पे, इसका असर क्या होगा प्रशासन पे, इसका असर क्या होगा मीडिया पर्सन्स पे, ये अब देखना होगा। एक चीज़ जिस पे बातचीत की जाती रही है और किया भी जाना चाहिए, हालांकि खुले तौर पे सवाल उठाना किसी भी ऑटोनोमस बॉडी पे उचित नहीं है, लेकिन अब कोई भी ऐसी संस्थाएं बची हुई नहीं है विपक्ष के तरफ से, मतलब बीजेपी के जो विपक्ष में यहाँ पे तो सत्ता में हैं, इन लोगों के तरफ से यह सवाल उठाया जा रहा है कि चुनाव आयोग जो है कहीं और से मॉनिटर हो रहा है। लेकिन आज जब मैं चुनाव आयोग की जब पीसी में सुन रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस
जब मुख्य निर्वाचन आयोग जो है, जो आयुक्त हैं, जो वो बोल रहे थे, उन्होंने शुरुआत में ही कहा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। उसके 2 घंटे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सवाल भी किया था। तो क्या वो सारे सवाल धरे के धरे रह जाएंगे? कोई भी सवाल जो आएगा उस पर वही जवाब मान लिया जाए कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना? हाँ, तो जितना कन्वर्सेशन होता है चुनाव तिथि ऐलान से पहले करती है आयोग, चाहे डिप्टी कलेक्टर से हो, एसपी से हो, आईजी से हो, डीजीपी से हो, पार्टियों से हो, उसके बाद तो सिर्फ आयोग बोलता है। तो आयोग ने अपना बोल दिया कि भाई अब देखिए आजकल क्या हो रहा है कि टेक्निकली आप राइट रहें या ना रहें, पॉलिटिकली राइट रहने की कोशिश हो रही है। तो ये एक ट्रेंड है जो आप कह सकते हैं कि किसी भी आयोग पे या किसी भी पद पे लोग सवाल उठा ही रहे हैं। तो ये आप ये ट्रेंड हमेशा से रहा है, कोई नया ट्रेंड नहीं, इधर नया है, पहले नहीं। इधर ज़्यादा इसलिए दिख रहा है पांडे जी कि इधर अब संचार का माध्यम जो है ना एकदम अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा हुआ है। पहले लिमिटेड था, अखबार की पहुंच लिमिटेड लोगों तक था, टीवी कुछ बड़े घरों में था। आज हर किसी के हाथ में मोबाइल है और इंटरनेट है। तो सारी चीज़ें जो आप अभी यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं वो झारखंड के सुदूरवर्ती इलाकों में महज 2 सेकंड 3 सेकंड में जो है सारी चीज़ें पहुँच रही हैं। नहीं, पहले पॉलिटिकल पार्टियां बहुत संयमित किसी चीज़ पर रहती थी, अब वैसा नहीं है। उनके प्रवक्ता किसी भी मुद्दे पर अपनी राय को एकदम स्पष्टता से रख देते और कायम कर देते, किसी को भी कटघरे में खड़ा कर देते हैं। पहले मतलब नैतिक क्षरण हुआ है, आप ये बोल रहे हैं। भयंकर, बहुत अधिक। खैर, अब मेन जो सवाल है कि चुनाव आयोग ने तो घोषणा कर दिया, सनी ने बताया भी कि पहले फेज में कहाँ कहाँ मतदान होना है, दूसरे फेज में कहाँ कहाँ मतदान होना है। 23 तारीख के शाम तक जो है स्पष्ट हो जाएगा कि नई सरकार कौन बनाने जा रहा है। लेकिन आपने देखे कि महज 1 महीना से कम समय बचा है। अभी इस वक्त जब हम लोग लाइव हैं, दिल्ली में बीजेपी की बैठक चल रही है। अब तक स्पष्टता नहीं है कुछ। क्या ये स्ट्रेटजी का हिस्सा है या फिर वाकई में जीत जारी है? जिस तरीके से खीरू महतो का बयान अब 2 घंटे पहले का आप ले लीजिए, प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनका 1 दिन पहले का बयान ले लीजिए। देखिए, ये फेल्योर है जो जिसको आप बता रहे हैं, ये कोई स्ट्रेटजी का हिस्सा नहीं। वो लोग नहीं अभी तक एक दूसरे को संतुष्ट कर पाए हैं। दलें उनमें भी स्पष्टता नहीं है। कई दलों में अभी खींचतान जारी है, कई जगह कैंडिडेट का इंतज़ार है, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक एक करके अगर बातचीत करें तो इंडिया अलायंस के भीतर आप क्या देख पा रहे हैं? इंडिया अलायंस जो है आप देखिए कि अभी इस पेंच में फंसा हुआ है कि जैसे जो पहले का फार्मूला था वो अब सेट खा रहा है कि नहीं खा रहा है। जेएमएम ने इसको कह दिया कि नहीं सेट खा रहा, तो अब इसको लेकर क्या नया फार्मूला होगा? प्रभारी ने कहा था 33, प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कम से कम 31, और जो अभी तक मेरे पास जानकारी आ रही है उसके अनुसार 28 सीट जेएमएम देने को तैयार है कांग्रेस को। वह उसी तरीके से आरजेडी में भी पेंच है। उसी तरीके से कम्युनिस्ट पार्टियाँ, लेफ्ट पार्टियाँ, सिर्फ ऐसा नहीं है कि एमसीसी और माले का जो हो गया उन्हीं से, जो बाकी भी लेफ्ट पार्टियाँ हैं वो भी अपना हिस्सा खोज रही हैं हेमंत सोरेन से। सीपीआई खास। हाँ, तो अभी हर जगह पेंच फंसा हुआ है। तो इसीलिए सामान्य तौर पे आप देखेंगे कि लोग इसी तरीके का बात करते हैं कि हम तो 81 पे लड़ रहे हैं, कांग्रेस 81 पे लड़ेगी, जेएमएम 81 पे, आरजेडी 81 पे, लेफ्ट पार्टी 81 पे, आसू 81 पे, बीजेपी 81 पे, जदयू, लोजपा सब 81 पे लड़ेंगे। लेकिन क्या वाकई में ये इतना आसान है? तो इतना आसान नहीं है। इतना आसान इस वजह से नहीं है कि जेएमएम और कांग्रेस में कई सीट जो हैं उसको लेकर, जो सीटिंग सीट है उसको भी लेकर अभी एक्सचेंज करने को लेकर के बातें चल रही हाँ, है। और कुछ कैंडिडेट बदलने को भी लेकर बातें चल रही है। तो वो सही निर्णय होगा नहीं होगा, ये उस पर जिच बरकरार है। अब बीजेपी में क्या है कि आसू ये मान के चलता है कि
केला तो कोई भी दर्जन या आधा दर्जन या 2 दर्जन ही खरीदता है, बीज का संख्या क्या होता है? तो बीज का संख्या आप फिर कल हेमंता ने कहा कि 9 से 11 हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, हम लोग ऑलमोस्ट तैयार हैं। और जो मेरी जानकारी है कि सुदेश जी इस बार कम से कम 1 दर्जन का रखे हुए हैं। प्रदेश जदयू भले ही खीरू महतो प्रदेश अध्यक्ष हैं, 11 चूँकि अपने केंद्रीय नेतृत्व को उन्होंने आग्रह किया है तो वो उनका जीत है, लेकिन मेरी जो जानकारी है कि जदयू इस पर आमतौर पे सहमत हो चुका है। 2 सीट पे। हाँ, लेकिन वहाँ भी 1 सीट को लेकर अभी भी बहुत पेंच है। खुद प्रदेश अध्यक्ष की जो सीट है उस सीट को लेकर मांडू, हाँ, तो वो तो जदयू के लिए तो एक सरयू राय के लिए जमशेदपुर पूर्वी या फिर पश्चिमी, हालांकि इसमें भी संशय है। नहीं, पश्चिमी हो गया है। सरयू राय मान गए? हाँ, लगभग ये मान गए पश्चिमी। वही तो लगभग वाली बात, तो आप तो स्पष्टता है पश्चिमी। 1 सीट हुआ, राजा पीटर 2 सीट हुए तमाड़, तो क्या तीसरी सीट मांडू भी चाह रहे हैं? हाँ, तो अब इसमें क्या है कि राजा पीटर को अगर दिया जा रहा है जदयू का तमाड़ सीट, तो आसू भी कह रहा है आई एम द बेस्ट देयर, हम भी हो सकते हैं। मतलब आसू के सिंबल पे लड़वा दीजिए राजा पीटर। हाँ, मतलब बहुत तरीके की जो बातें हैं वो आ रही है, तो इस तरीके से बहुत सारा जीच है। लेकिन अभी कहा जा रहा है कि आज रात 10 साढ़े 10 बजे तक इन सारी चीज़ों को क्लियर कर लिया जाएगा। कहा तो यह भी गया अपने हिमंता विश्व शर्मा की तरफ से कि जैसे ही चुनाव आयोग ऐलान कर देगा उसके बाद जो है बीजेपी भी टिकट की घोषणा कर देगी, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। तो क्या ये भी मान लिया जाए कि अभी जो दिल्ली में बैठक चल रही है उसमें कुछ सहमति बन जाए और जो तय है कि इन सीटों पे बीजेपी लड़ेगी उन सीटों पे नाम का ऐलान कर दिया जाए देर रात? हाँ, आज देर रात नहीं तो कल सुबह ये माना जा रहा है कि बीजेपी अपनी पहली सूची जो है वो जारी कर देगी। सनी पांडे जी जो बता रहे हैं और जो हम सब समझ रहे हैं कि अब तक जो ये स्पष्टता नहीं हो पा रही है जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिमी को लेकर के, सरयू राय जो ही हैं वो असमंजस में हैं। हालांकि पांडे जी बोल रहे हैं कि अब वो स्पष्ट हो गया है, वो पश्चिमी चले जाएंगे, लेकिन खीरू महतो का अलग बयान। उसके बाद आजसू जो है अब तक इस इंतज़ार में है कि सब कुछ स्पष्ट कर दिया जाए। आजसू पार्टी के जो नेताओं से जो मेरी बातचीत होती है वो लोग यह उम्मीद कर रहे थे कि 8 से 9 तारीख तक सब क्लियर हो जाएगा। आज जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं 15 तारीख हो गया, अब तक कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। देखिए, प्लान बनाकर तैयार रखा गया है, कोशिश की जा रही है कि अच्छे से सहमति बना ली जाए और 2019 वाली गलती की जो पुनरावृत्ति है वो नहीं हो, कहीं से किसी के मन में कोई खटास नहीं हो, कोई नाराज़गी नहीं हो, और यही कोशिश की जा रही है। अब रही बात आजसू की, तो आजसू को लेकर कल हेमंता विश्व शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, पांडे जी भी बताए भी, उन्होंने कहा कि 10 भी सीट दे सकते हैं, 11 भी दे सकते हैं, 9 भी हो सकता है। 1 सीट पर जीत है और उसको लेकर बातचीत चल रही है। उन्होंने सीट का नाम नहीं बताया, लेकिन शायद जो जानकारी है उसके अनुसार बड़का गांव या और कोई सीट हो सकती है। तो इसके अलावे आप देखिए कि जदयू के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं झारखंड के खीरू महतो, जो राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने अभी कहा कि स्पष्ट रूप से उनको तो कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, मीडिया के जरिए ही पता चल रहा है कि बीजेपी उन्हें 2 सीट दे रही है, जबकि हम लोग तो 11 सीट का दावा किए थे। तो ये जब तक डिक्लेयर नहीं हो जाता तब तक तो ये सब कुछ चलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार कोशिश ये की जा रही है कि ये गठबंधन किसी भी सूरत में टूटे नहीं और मजबूती के साथ चुनावी मैदान में जाएं। और ये लीड जो है एक तरह से कहा जा सकता है कि हेमंता विश्व शर्मा ही कर रहे हैं, घटक दलों से बातचीत कर रहे हैं, अपने दल के लोग जो नाराज़ हो रहे हैं उन्हें भी मनाने की कोशिश की जा रही है। अब जहां आप बात कर रहे हैं कि जमशेदपुर पूर्वी की, तो जमशेदपुर पूर्वी में अभी पिछले दिनों जिस तरह से बन्ना गुप्ता और सरयू राय के बीच सब कुछ हुआ बयानों के जरिए, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कह दिया कि मैं जमशेदपुर पश्चिमी से भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो वो बन्ना गुप्ता को एक तरह से चैलेंज ही कर रहे थे। तो एक तो ऑप्शन उन्होंने खोल दिया अपने लिए और बीजेपी के लिए भी ऑप्शन खोल दिया। तो कौन होगा नहीं होगा वो तो फिर पार्टी को तय करना है, पार्टी आलाकमान तय करेगी फिर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है सनी कि अब 1 महीना का समय बचा है। ठीक है कि हिमंता विश्व शर्मा उधर से स्ट्रेटजी बना रहे हैं, इधर से हेमंत सोरेन स्ट्रेटजी बना रहे होंगे, लेकिन जो जनता है जिसके पास अब डेट चला गया, जिसके पास ये चला गया कि आपके पास कब वोटिंग होना है आपके इलाके में,
जिसको ये पता हो गया 18 तारीख से, संभवतः 18 तारीख से ही Notification। मतलब 2 दिन के बाद से जो है नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा। और अब तक कुछ स्पष्ट नहीं है कि गठबंधन में किसको कितनी सीटें मिली है। अभी तो बहुत सारे उम्मीदवार जो दावेदारी कर रहे हैं अपनी पार्टियों में, गठबंधन में, कई सारे लोग इस कन्फ्यूजन में हैं कि हमको सीट मिलेगा, मेरी पार्टी को मिलेगा सीट, कि ये सीट किसको मिलेगा। तो ये स्थिति तो किसी एक गठबंधन का नहीं है, दोनों गठबंधन का है। दोनों गठबंधन में सीट को लेकर भी जीच है, दोनों गठबंधन में उम्मीदवार को लेकर भी सब कुछ बातें चल रही है। और जिस तरह से कल हेमंता बिस्वा शर्मा ने साफ कहा कि चुनाव की घोषणा के 24 घंटे के अंदर नहीं तो 48 घंटे के अंदर बीजेपी 90% से अधिक उम्मीदवारों के नाम की सूची जो है वो जारी कर देगी, घोषणा कर देगी। तो अब देखिए चुनाव की घोषणा हो चुकी है। अभी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। और ख़ास बात मैं देख रहा था कि उस बैठक में चंपई सोरेन भी शामिल हुए हैं। चंपई सोरेन को हालांकि यहाँ पद अभी तक मुझे नहीं लगता कि कुछ दिया गया है, लेकिन ऐसी रणनीति में उन्हें शामिल किया जा रहा है। इसका मतलब है कि उन्हें तरजीह दी जा रही है। इसका मतलब है कि उनसे भी सलाह मशवरा किया जाएगा और उनसे भी सलाह लेकर टिकट का बंटवारा हो या फिर जो अलायंस होगा कौन कितने सीट पर लड़ेगा उसमें भी उनकी सहमति ली जा रही है। मतलब अहमियत दी जा रहा है। जिस तिरस्कार की बात कहकर वो जेएमएम छोड़ कर गए थे, तो अब उन्हें एक तरह से सम्मान देने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री के साथ बैठाकर ये डिस्कशन किया जा रहा है। उस जो बैठक चल रही है उसमें तमाम नेता मौजूद हैं। बाबूलाल मरांडी हैं, अर्जुन मुंडा हैं, अमर बावरी हैं, अन्नपूर्णा देवी हैं, शिवराज सिंह चौहान हैं, हेमंता बिस्वा शर्मा हैं। तो ज़्यादातर नेता हैं और उसमें चंपई सोरेन भी शामिल हैं। तो अब थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाएगी बैठक और उसके बाद बयान भी आ जाएगा कि क्या कुछ होगा, कब तक हो जाएगा। देखिए, चंपई सोरेन को खास करके कोल्हान के 14 सीटों के लिए बुलाया गया है। उसमें नाम लेना, अब तो नाम ले ही सकते हैं। खरसावां सीट, पोटका, चाईबासा, उनका खुद का, उनके बेटे का, और उनके अलावा मतलब कोल्हान के तमाम सीट पर। और उनको स्ट्रेटेजी के तौर पे मतलब उनसे ये जानने की कोशिश हो रही है कि हाउ कैन वी विन दिस सीट, इस तरीके का एक सवाल होगा। तो आप बताइए मतलब दिल खोल के कि ये उम्मीदवार होगा तो अच्छा होगा, ये यहाँ से वोट लाएगा, ये ऐसे लाएगा। तो उसी को लेकर कल हेमंता बिस्वा शर्मा उनके घर गए और बाकायदा उनको इनविटेशन दिया कि आप दिल्ली आइए। तो आज चंपई सोरेन गए हैं, मतलब और कल वो आपका जवाब है पांडे जी, इसी जवाब में सवाल है। मतलब कि पॉलिटिकल पार्टियां और इनके जो कर्ता धर्ता हैं वो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आखिरी आवर में भी किसी का भी नाम जो है फेंक दिया जाएगा और जनता बैठी हुई है कि भाई इसके नाम पे वोट कर दो। उसको उतना पर्याप्त समय नहीं मिले कि वो देख सके, जांच सके कि कौन लोग है, किस दल ने किसको नेता चुना है। अभी चूँकि गठबंधन को लेकर के जीत जारी है, अब तक साझा मैनिफेस्टो जारी होगा कि इंडिविजुअल मैनिफेस्टो जारी होगा। समय चूँकि कम है तो मतलब इस स्तर पे मतलब हल्के तरीके से पब्लिक को लिया जा रहा है, वोटर को लिया जा रहा है। हर पॉलिटिकल पार्टियां अलग अलग मैनिफेस्टो जारी करेंगी। हाँ। गठबंधन जब सरकार का निर्माण होगा तो मतलब एनडीए ने ये कह रखा है कि हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जो है वो सामने आएंगे। और मैनिफेस्टो अलग होगा। हाँ, मैनिफेस्टो आसू का अलग होगा, हर विधानसभा का अलग होगा, और एक ओवरऑल मैनिफेस्टो होगा आसू के पास, जो वो विजन डॉक्यूमेंट के नाम से उतारते हैं वो, पर हर विधानसभा का अलग मैनिफेस्टो तैयार करेंगे। उसी तरह जेएमएम का मैनिफेस्टो अलग है, कांग्रेस का मैनिफेस्टो अलग है, बीजेपी का मैनिफेस्टो अलग है, आरजेडी का भी मैनिफेस्टो अलग है। इन सारे मुद्दों को लेकर सब कोई जनता के बीच जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस बार बीजेपी और आसू ने ये मतलब महसूस किया है कि हम साथ हैं, ये है नहीं, ये दिखना भी चाहिए। मतलब आपको हो सकता है कि ज़्यादातर समय मतलब सुदेश महतो आपको बाबूलाल के साथ, चंपई सोरेन के साथ या इन नेताओं के साथ आपको प्रचार करते हुए दिखेंगे एक साथ, जो सामान्य तौर पे हेमंत सोरेन के साथ दिखता है कि हेमंत सोरेन रहते हैं तो कांग्रेस का भी एक नेता रहता है, आरजेडी का भी एक नेता रहता है। अब तो उसी तरीके से इसकी स्ट्रेटजी तैयार की जा रही है। लेकिन जो दल है वो तो ये मानती नहीं कि हम किसी को थोप रहे हैं।
वो तो कहती है कि हमारे पास इतने सेवक हैं जनता के, उनमें से किसी एक को पार्टी आपको दे रही है जो 5 साल नहीं पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा कर रही है, और हम तो सिर्फ एक नाम दे रहे हैं, आपको चुनना है। तो मतलब ये मान के चले कि हम किसी को थोप नहीं रहे हैं, मतलब हम किसी को उतार दिए वैसा नहीं है। वो लोग मतलब जनता का सेवा, समाज सेवा ही कर रहे हैं, हम बस उनको एक सिंबल दे रहे हैं। इस तरीके की मानसिकता है सारे राजनीतिक दलों की। तो कुछ आपके पास कोई सूत्रों से कोई खबर है कि 1-2 दिन में सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाए? हाँ, एनडीए का तो लगभग स्पष्ट है कि हो जाएगा, और 20 तारीख तक संभवतः मुझे लगता है कि इंडिया का भी हो जाएगा। 18 को एक बैठक भी कांग्रेस ने बुलाई है। हाँ, कांग्रेस ने बुलाई है। संभावित उम्मीदवारों की जो पार्टी स्तर पर जाता है उसमें इन लोगों ने 37 सीटों का में से अपना नाम भेज दिया है दिल्ली आला कमान के पास। अब जितनी सीटें मतलब फाइनल होगी गठबंधन में मिलेगी, कई सीटें त्याग करनी पड़ती है, तो बाकी सीटों पे जो उम्मीदवार होंगे उन पे से एक चर्चा होगी ऐसी एक सतही तौर पे, और उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व को अधिकृत कर दिया जाएगा और वहाँ से सीट जारी कर दी कांग्रेस कर देगी। वहीं हेमंत सोरेन अपने पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, तो लिहाजा वो अपने जो सहयोगी लोग हैं उनके पार्टी में उनसे बात करके उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा, नामों का। एक चीज़ जो है सनी कि एक ठीक है कि गठबंधन में सीटों को लेकर के जो अभी मैं वही देख रहा था ट्विटर, हाँ। अभी जस्ट तेजस्वी यादव का एक बयान आया है, और उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि अभी थोड़ी देर पहले ही पता चला है कि 13 और 20 तारीख को झारखंड में चुनाव है, और झारखंड में हम लोग सरकार में हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि मिलकर चुनाव लड़े, और कौन कितने सीट पर लड़ेगा इस पर तो बैठकर हम लोग अभी बातचीत कर लेंगे। तो इसका मतलब है कि बातचीत अभी नहीं हुई है, और इन्होंने कहा कि एक बार फिर से जो है झारखंड से भाजपा को हराना है, यही लक्ष्य है, और इसी के साथ हम लोग चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो इसका मतलब है कि तेजस्वी की पार्टी यहाँ पे चुनाव लड़ती है, और इनको थोड़ी देर पहले जानकारी मिली है कि 13 और 20 को 2 चरणों में किसी कार्यक्रम में थे या कहीं ये दरअसल इस तरीके का बयान जब पत्रकार पूछते हैं तो इस वैसे बताया जाता है कि मतलब हाँ अभी थोड़ी देर पहले पता चले, हम लोग बैठ के बात कर लेंगे, अभी सफिशिएंट टाइम है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष से जो चर्चाएं होती है, आप ये एक बात तो समझिए, प्रदेश अध्यक्ष तो यहाँ एनडीए में जो खीरू महतो हैं जेडीयू के, वो 11 सीट मांग रहे हैं और आरजेडी 22 सीट मांग रही है। हाँ, तो अब ये है कि प्रदेश अध्यक्ष से जो बात तेजस्वी यादव की होगी, उसके बाद एक तेजस्वी यादव मोटी दिमाग में खाका बनाएंगे, और वो खाका लेकर वो बैठेंगे बैठक में हेमंत सोरेन के साथ। उसके बाद वहाँ पे जो नेगोशिएशन होगा वो ही फाइनल। ठीक है, एक सवाल ये है सनी, उसके बाद लाइव समाप्त कर देंगे। सवाल यह है कि ठीक है कि गठबंधन में सीटों को लेकर के जीत जारी है, लेकिन अगर कई लोग जो ये मान के चल रहे हैं कि गठबंधन तो होना ही है, लेकिन 1-2 सवाल ऐसे हैं, जैसे अगर रांची की सीट को ही ले लिया जाए, इंडिया अलायंस के भीतर पिछले दफ़ा झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ पे चुनाव लड़ा, इस बार कांग्रेस जो है दावा ठोक रही है। कांग्रेस के भीतर कई सारे ऐसे दावेदार हैं जो बाहर अपना प्रोजेक्शन दिखा रहे हैं। पब्लिक अब कंफ्यूज है, जो वोटर है, अगर इंडिया अलायंस का भी अगर वोटरों की बात करें तो उन लोगों के जहन में ये चल रहा है, सवाल है कि भाई सीट किसके पास जाएगा। तो अब तक तो वो लोग कंफ्यूज है। हाँ बिल्कुल, देखिए अभी पिछले दिनों राज्यसभा सांसद और जेएमएम की जो नेत्री हैं महुआ माझी, उनका एक बयान आया था। उन्होंने कहा कि जिस सीट पर जिसके मजबूत उम्मीदवार होंगे उसी हिसाब से सीट का बंटवारा होगा। पिछली बार भी वही फार्मूला के आधार पर हम लोग बंटवारा किए थे। तो अभी इसीलिए जोर आजमाइश की जा रही है। सब कोई अपना मजबूत का क्या आधार, सब अपना मजबूत जनाधार दिखाने की कोशिश कर रही है। पिछले बार चुनाव नहीं हार गई थी, तो कितने वोट से हारी थी? मैं वही बोल रहा हूँ कि मजबूती का आधार क्या है। तो मजबूती का आधार यही है कि महुआ माझी चुनाव लड़ी तो 5000 वोट से हारी। कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव लड़े तो उनको 2000 वोट आया। तो अब तय कर लीजिए आपकी मजबूत कौन है। तो ये कब इंडिया अलायंस में कब ये चुनाव हुआ और कब? नहीं, पहले जब कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, मतलब मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि आप मजबूत जब बोल रहे हैं तो आपको लोग सुनते हैं ना। 2000 वोट कब लाया ये बताइए ना। जब ये खड़ा हुए थे आलोक दुबे, तो आलोक दुबे हटिया से चुनाव लड़े थे। तो वही बोल रहा हूँ। तो उस हिसाब से कंपेयर, मैं उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि कोई चुनाव अगर लड़े तो उस हिसाब से कौन कितना वोट लाया
और चुनाव से पहले उसकी क्या गतिविधियां हैं, लोग कितने जुड़ रहे हैं, तो उस हिसाब से उसका एनालिसिस किया जाएगा। कौन कौन कितना मजबूत है, क्या इसका कोई आधार ही नहीं हो सकता क्या? वही तो, चूंकि महुआ माझी का आप बयान बता रहे हैं ना, सुना रहे हैं, तो उसी पे बोला जा रहा है कि आधार क्या है फिर मजबूती का? मजबूती का मैं आधार हाँ। बताता हूँ। देखिए, एक तो है कि सीटिंग सीट जो है वो पहले ही मजबूती है, आधार जो जहां लड़ चुका है। हाँ, नहीं, जो जीते हुए विधायक हैं, अच्छा, अगर पार्टियां उनकी टिकट नहीं काट रही है तो उसमें भी सवाल है मांडू को लेकर के, जेपी पटेल के आने के बाद। तो वो तो अभी आए ना। हाँ। ये तो सीधा कहा जाएगा वो अभी आए हैं, वो विधायक थे, इसमें कहीं संशय नहीं है। पर वो मांडू सीट जेएमएम में थी। अब जेपी पटेल जो उम्मीदवार थे, मतलब जो बीजेपी से लड़े, वो जीत के आए थे, तो अब वो आपके पास हैं। बस यही है एक आधार। उसी तरीके से अगर प्रदेश अध्यक्ष लड़ेंगे कांग्रेस के, तब सिल्ली सीट मिलेगा उस, वहाँ हालांकि राकेश किरण महतो का भी नाम है, लेकिन अब अगर जेएमएम अभी भी इस बात को लेके ये है कि हमने पहले लड़ा था और वहाँ हमने अच्छा एक उपस्थिति दर्ज किया था, तो अब कांग्रेस के पास सवाल है कि आपके पास अच्छे उम्मीदवार नहीं हैं। तो ये अब तर्क होगा कि कैसे उम्मीदवार नहीं, हमारे पास ये नाम है, ये नाम है। तो उन सभी में ये बताया जा रहा है कि जो सबके पास जो बेस्ट उम्मीदवार होगा वही सीट उनका होगा। मतलब ये मीडिया में बोलने वाली जो बात है, जो बयान है, हाँ। कि हम लोगों के लिए सीट मायने नहीं रखता है। हाँ, तो ये तरीका भी अपनाया जा रहा है कि जो जिसके पास अगर बेस्ट उम्मीदवार होगा वही उनका होगा। लेकिन जो हमारी जो खबर हम तक पहुंच के आ रही है कि ऐसी कई सीटें हैं जहां कांग्रेस का हाल चाईबासा सीट की तरह हो जाएगा, और जेएमएम के भी ऐसी कई सीटें हैं जहां पे वो सामान्य तौर पे लड़ती रही हैं। सीटें तो एक्सचेंज होंगी इस बार। हाँ। और दूसरी जो खबरें हैं कि आप माले को एडजस्ट करने के लिए बोला जा रहा है, कांग्रेस को, आरजेडी को एडजस्ट करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, आप 31 सीट आप जिस तरीके का दावा किया जा रहा है, तो उस पर तो इसी तरीके की खबरें आ रही हैं कि आप माले को एडजस्ट कीजिए और कुछ सीटें आप एडजस्ट कीजिए, कुछ सीटें हम एडजस्ट करेंगे। हाँ बिल्कुल। अब ये है कि आरजेडी को लेकर है, आरजेडी पे दोनों मतलब एक तरीके से गिद्ध दृष्टि तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसी तरीके से देखा जा रहा है कि वो बिलाई है जो दोनों का हिस्सा खा रही है बेवजह। क्योंकि अभी वो आरजेडी का स्ट्रेंथ सिर्फ एक सीट को लेकर आका जा रहा है, जबकि आरजेडी का ये दावा है कि पिछले भी सत्र में आप उठा के देख ले, भले हम नहीं जीत पाए, हमारे उम्मीदवार नहीं जीत पाए, लेकिन 7 से 11 सीट ऐसे हैं जो आरजेडी की वजह से ये गठबंधन जीती है। आरजेडी का ऐसा दावा है। हाँ, आरजेडी का। लेकिन इधर के लोग मानने को तैयार नहीं। हाँ, इधर के लोग, अब कोई उसमें क्या है कि कोई उसमें 2 या 3 सीट मानने को तैयार है, कोई कह रहा है कि नहीं ये बेकार है तर्क, अगर आप नहीं होते तो कोई और होता, पर इस तरीके की चीजें एक्चुअली लोकसभा चुनाव के दौरान जो तेजस्वी यादव का जो एक फैक्टर माना जाता रहा, वो फैक्टर, उसका असर नहीं चुनाव के परिणामों में दिखा और लाभ नहीं मिल पाया। खास करके कोडरमा लोकसभा में जो कैंपेन हुआ, खास करके उनका उन इलाकों में वोट तब्दील नहीं हो पाया। लोकसभा में वोटिंग पैटर्न अलग है, आप एक सिरे से खारिज मत कर दीजिए। खारिज नहीं किया जा रहा है। यादव का कोई प्रभाव नहीं है। मधुपुर सीट आपने देखा, जो उपचुनाव हुए थे, तेजस्वी यादव एक बहुत बड़ा फैक्टर रहे। अगर आखिरी जो चुनाव प्रचार खत्म होने के दिन वो 2 या 3 सभा जो किए, उसके बाद से हवा का रुख परिवर्तित हुआ, तो तेजस्वी यादव को आप ऐसे नहीं कह सकते आरजेडी को। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो चीजें जो निकल करके आ रही कोई भी कर रहा है कि वो तो मतलब बेतुकी बात है, मतलब वो जो चाय की दुकान पर बात करने वाली बात हो, कोडरमा हो गया या बिहार से सटे इलाके या पलामू प्रमंडल में है, वहाँ पे आरजेडी का एक वजूद है, एक अपना अहमियत है, और तेजस्वी यादव उसके नेता हैं, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। और तेजस्वी यादव, ठीक है, आपको वो जिता नहीं पाएंगे, लेकिन झारखंड में तेजस्वी यादव कैटलिस्ट की भूमिका में है, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि तेजस्वी यादव एक सिरे से अगर कोई पॉलिटिकल कह दे कि जेएमएम नहीं है कोई फैक्टर, या खुद सत्यानंद भोक्ता ही कह दे कि आरजेडी कोई फैक्टर नहीं है, हम अपनी दम पे जीते, तो ये सिर्फ बेकार की बातें हैं।
हुसैनाबाद हो, पलामू का सारे सीट और प्रमंडल की बात कर ले, वहाँ हो, कोडरमा हो, या आपका संथाल में भी जो एरिया बिहार से सटा हुआ, वहाँ पे उनका एक है अपना जनाधार। और तेजस्वी यादव ने, एक बात तो सही है कि तेजस्वी यादव ने जो बीच में उनकी पार्टी ने संजय यादव जो गोड्डा के हैं, संजय सिंह यादव जो अध्यक्ष हैं हुसैनाबाद वाले हैं, नहीं ही मैं गोड्डा संजय प्रसाद यादव, हाँ, उन लोगों ने एक स्ट्रेटेजी तैयार की थी। हालांकि तेजस्वी यादव कुछ दिन तक तो उस स्ट्रेटेजी पे काम किए, फिर पता नहीं क्यों उनको लगा कि हमको साथ चलना ही ठीक रहेगा, कि महीने में एक दौरा होना था तेजस्वी यादव, तो वो वहाँ से स्पार्क पैदा करना चाह रहे थे, पर पता नहीं फिर प्रदेश अध्यक्ष बदले आरजेडी के, तो वो खत्म हो गया, परिस्थितियां बदली, फिर बिहार में बीच में सरकार बन गई, तो इस वजह से ये हो गया। लेकिन तेजस्वी की जो पार्टी है आरजेडी, ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ एक सीट मिलेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। इतनी ना समझ ना कांग्रेस है और ना ही जेएमएम। तो कुल मिलाकर के अब तक यही है कि चुनाव आयोग ने तो तैयारी कर रखी है और बाकायदा इसका ऐलान भी कर दिया गया, जनता ने भी मन तैयार कर लिया है, लेकिन अब तक जो अलायंस है दोनों तरफ के, एनडीए और इंडिया, इनके बीच जीत जारी है, स्पष्टता नहीं है। अगर है भी तो वजह क्या है जिसकी वजह से इसका आधिकारिक तौर पे ऐलान नहीं हो पा रहा है, तब जबकि चुनाव की घोषणा हो गई है, 30-32 दिन से कम का समय है, 30-32 दिन में सारा कुछ कंप्लीट कर लिया जाएगा, नई सरकार कौन बनाने जा रहा है वो भी तय हो जाएगा। ऐसे में अब तक जो है सवाल और उन सवालों का जवाब तलाशने में ही जो है एनडीए और इंडिया अलायंस के लोग जुटे हुए हैं। जैसे जैसे इन सारी चीज़ों से पर्दा उठेंगी, हम लोग एक एक करके जो है फॉलो अप आप तक पहुंचते रहेगा, और पूरे चुनाव के दौरान जो है हमारी जो पूरी टीम है वो झारखंड के विभिन्न इलाकों में जगहों पे जा करके आपके जो मुद्दे हैं, जिसको चुनाव के दौरान जगह मिलना चाहिए, जिस पे बातचीत होनी चाहिए, उस पे हम लोग कोशिश करेंगे कि बातचीत हो। अब तक आप लाइव में बने रहे, इसके लिए आपका शुक्रिया।